चलिए देखिए, मैंने बार बार आपको बताया बच्चों कि आप ये एक चीज़ नई आप एनसीईआरटी से सीखिए। क्या सीखना है एनसीईआरटी से आपको बता दूं, कोई भी एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसको आप देख सकते हैं कि एक स्टोरी से स्टार्ट हो रहा है। जैसे इस चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसका मतलब क्या है, जरा टाइटल को समझिए। टाइटल दिया हुआ है भोजन संग्रह। भोजन संग्रह माने आखेट करना, ठीक है। यानी जब आप कहीं से भोजन लाते हो और केवल आप उसका उपभोग करते हो तो आप सिर्फ संग्रहकर्ता कहलाते हो। कह रहा भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी मनुष्य शिकारी से कृषक कैसे बना। इसको आप ऐसे कहिए, शिकारी से कृषक, शिकारी से कृषक, सॉरी शिकारी जब वो संग्रह करता था तब वो क्या कहलाता था, शिकारी कहलाता था। जब वो उत्पादन करने लगा तब क्या कहलाता था, कृषक कहलाता था। तब वो बच्चों क्या था, कृषक था। तो मनुष्य जो है शिकारी से कृषक के बीच का जो परिवर्तन रहा, ये विस्थापन जो रहा, ठीक है, इसको कैसे समझा जाएगा। चलिए देखिए, तो भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी मानव के शिकारी जीवन से कृषक जीवन की जो यात्रा रही, उसी यात्रा को हम इस अध्याय में क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। यानी मनुष्य किस तरह से एक शिकारी जीवन से एक कृषक जीवन में परिवर्तित हुआ, ठीक है, उसी की चर्चा हम आज के चैप्टर में करेंगे। चलिए देखिए, कहते बच्चों की एक स्टोरी दिया हुआ है, नैनुओं का भोजन। आज नैनुओं अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स, गोश्त, क्वाश, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नैनुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर ऐसा क्यों नहीं था, ठीक है, पर ऐसा क्यों नहीं था। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मैंने एक कहानी बताया, एक लड़की है नैनुओं बच्चों, उसके बारे में बता रहा है कि जब ये कुछ दिन पहले एमपी गई थी, मध्य प्रदेश गई थी बच्चों, जब ये कुछ समय पहले एमपी गई थी यात्रा पर, तो वहाँ पर इसने क्या खाया था, मसालेदार भोजन खाया था, ठीक है, मसालेदार भोजन खाया था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या कर रही है, यह अपने नानी के हाथ का बना हुआ क्या खा रही, हरी सब्जियां खा रही है, जिसको नानी ने अपने घर के पछवाड़े क्या किया है, उत्पादन किया है, उत्पादन किया है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, ये बताना क्या चाह रही है, ये बताना ये चाह रही है कि मानव जब पूरी तरह से मांसाहारी था, ठीक, जब वो केवल शिकार पर उसका जीवन था, तब का जो भोजन था वो मांसाहारी रहा होगा। और मांस चूंकि स्पाइसी होता है, वो आपके मसालेदार भोजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब उत्पादन प्रक्रिया का जन्म हुआ, जब प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो प्रोडक्शन किस चीज़ का शुरू हुआ, अनाज का, सब्जी का, फल का, ठीक है। तो भोजन की वैरायटी में क्या हो गया, बदलाव आ गया। भोजन के स्वरूप में भी क्या आ गया, बदलाव आ गया। और एक नई प्रणाली भोजन की जुड़ी, जिसे आप शाकाहारी कहते हैं, जिसे आप शाकाहारी। तो जब वो मांसाहारी भोजन जब वो मसाले युक्त भोजन खाई थी, तब वो सिर्फ मांसाहारी थी, ठीक है। लेकिन जब उसने नानी के हाथ के उत्पादन का किया भोजन खाया, तब उसने क्या खाया, शाकाहारी भोजन खाया। यानी अब जो है इस अध्याय में भोजन के माध्यम से आपको वो बताना चाह रही है कि मनुष्य किस तरह से सर्वाहारी हो गया, ठीक है। सर्वाहारी का मतलब कि अब वो मांस के साथ साथ अनाज का भी क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है और उसका उपभोग कर रहा है, ठीक है। तो मांसाहारी और शाकाहारी अब दोनों प्रवृत्तियां दिखाई देने शुरू हो गई, ठीक है। मेरी बात समझ गए बच्चों आप लोग। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में किस तरह से बदलाव आपको दिखाई देता है, किस तरह से बच्चों यहाँ पर बदलाव होगा, उसे समझने की ज़रूरत है। लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके बच्चों। अनुराधा बाहुबली IPS, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा नाम है आपका। देखिए, रात की मेहनत है, बेकार नहीं जानी चाहिए बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेहा भगत, अब तो एक एक नाम याद हो गया आप लोगों का। शिवम सिंह यादव जी, वंशिका तिवारी,
अदिति मिश्रा, गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। सिपाही क्वीन, चलिए देखिए, तो कह रहा विभिन्न प्रकार के भोजन। अब यहाँ पर चर्चा होगी भोजन के रूप में, ठीक है। कह रहा आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है, ठीक है। आज हमें अपना अधिकांश भोजन किससे मिलता है? उत्पादन की गई फसलों से और उत्पादन किए गए पशुओं से। पशुओं से क्या मिलता है? दूध मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, मांस मिलता है। ये सब कहाँ से आता है? पशुओं से आता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा था बच्चों, नवपाषाण काल जब आया तो नवपाषाण काल में आपने देखा था कि मनुष्य जो है मौसम और जलवायु के अकॉर्डिंग फसलों का उत्पादन शुरू कर दिया था। हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि दक्षिण भारत में नियोलिथिक कल्चर का जो मानव है वह केवल मोटे अनाजों का उत्पादन कर रहा था, यानी चना, जैसे घोड़ा चना, हरा चना, काला चना, रागी, ज्वार, बाजरा, इसके प्रमाण पाए गए दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में। लेकिन वहीं उत्तर भारत में आप देखिए नवपाषाण काल में तो मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, मटर, कपास, धान, कोल्ढिवा से, आपके चिराद से भी इसी अनाज के प्रमाण पाए गए। यानी उत्तर भारत में अलग प्रकार के अनाजों की वैरायटी दिखेगी, दक्षिण भारत में अलग प्रकार के अनाजों की वैरायटी दिखती है। तो इसका मतलब है कि नवपाषाण काल तक आते आते, यानी उत्पादन प्रक्रिया तक आते आते मनुष्य जो है मौसम और जलवायु के अकॉर्डिंग फसलों के उत्पादन को क्या किया था? सीख चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रहते हैं। और जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब बच्चों कि पिछले चैप्टर में आपने जब पढ़ा तो वहाँ पर आपने देखा कि जो मानव था वह भोजन का उत्पादन से नहीं भोजन इकट्ठा करता था, कैसे? शिकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, सूखी जलवायु होती है, वहाँ की जो जानवर हैं वो कैसे हैं? भेड़ और बकरी जैसे जानवर हैं। क्यों बच्चों? ठीक है, क्यों? पहाड़ी और सूखे क्षेत्रों में भेड़ और बकरियां ही मिलती हैं, क्योंकि ये छोटे जानवर हैं, ये थोड़े से हरे चारे पर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन गाय, भैंस जैसे बड़े जानवर जो है उनके लिए अधिकतम भोजन की ज़रूरत होती है, तो वो पहाड़ी क्षेत्रों या सूखे क्षेत्रों में नहीं पाए जाएंगे, वो हमेशा मैदानी और हरे भरे क्षेत्रों में पाए जाएंगे। खेती और पशुपालन की क्या है? शुरुआत, ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, ठीक, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू की होगी, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से उत्पादन हो सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह क्या है? कुत्ता। वह क्या है? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुगर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। सोचिए, इस कहानी को समझाता हूँ मैं आपको, इस कहानी को बच्चों आपको मैं समझाता हूँ। ये कहानी कब की बता रहा है? ये कहानी कह रहा है बच्चों मध्य पाषाण काल की। ये कहानी कब की है? मध्य पाषाण काल की। ये कहानी कब की है? मध्य पाषाण काल की, जिसे आप मेसोलिथिक फेज कहते हो।
जिसे आप क्या कहते हो, मेसोलिथिक काल। अब देखिए, कहते हैं मध्य पाषाण काल, जो आपका मेसोलिथिक एज है, जो आपका मेसोलिथिक एज है बच्चों, इसे आप संक्रमण का काल भी कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप संक्रमण का काल भी कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं, क्यों इसे संक्रमण काल कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में एक बड़ा बदलाव देखा गया। ठीक है, क्योंकि इस काल में बच्चों एक बड़ा बदलाव देखा गया। संक्रमण काल में क्या हुआ, हमने कहा कि मध्य पाषाण काल की जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत बच्चों तब हुई जब हिमकाल क्या हुआ, समाप्त हुआ। यानी बर्फ का युग जब समाप्त होता है, ठीक है, यानी होमोनिड एज जो है कहा जाता है, होमोनिड एज, यानी जब बर्फ युग समाप्त हुआ, उस दौर से मध्य पाषाण काल की स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक है, और कहा जाता है कि जब मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई तो मौसम में एक बड़ा बदलाव उस समय देखा गया। कैसा बदलाव देखा गया बच्चों? कहा जाता है कि गर्मी की मात्रा क्या होती, बढ़ी। तो जब एटमॉस्फेयर में गर्मी की मात्रा बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज हुई, यानी पानी का भाप में बदलना। और जब पानी भाप में कन्वर्ट होना शुरू हुआ तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बड़ी तेजी से होना शुरू हुई। भाई ऊपर गया तो बादल बना, संघनन की क्रिया हुई, संघनन की क्रिया से बादल बना और बारिश होना शुरू हुई। तो बारिश होने से क्या हुआ, बारिश होने से और मौसम में टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो बर्फ थी वो भी पिघलना शुरू हुई। तो नई नई नदियों का निर्माण हुआ, नई नदियों ने नई मिट्टियों को जन्म दिया, नवीन मिट्टियां पैदा हुई। तो नई मिट्टियों में नवीन वनस्पतियों का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि मिट्टियां जैसी होती वैसी ही वनस्पतियां होती हैं। तो नई वनस्पतियां जब पैदा हुई बच्चों, तो वनस्पतियों के अकॉर्डिंग जानवरों की प्रजातियों में बदलाव हुआ। तो एक तो वनस्पतियों की वैरायटी ने नए जानवरों को बदलाव दिया, दूसरा क्लाइमेट के चेंज ने भी जानवरों की कई प्रजातियों का पतन कर दिया और कई नवीन प्रजातियों के प्रादुर्भाव को संभव कर दिया। ठीक है, तो क्लाइमेट में होने वाले चेंज ने भी जानवरों की प्रजाति में बदलाव को जन्म दिया और आपके कहीं न कहीं वनस्पतियों में होने वाले चेंज से भी जानवरों की क्या हुई, माने प्रजाति में बदलाव हुआ। ठीक, अब यहां पर देखिए बच्चों कि जब ऐसे जानवरों की प्रजातियों का बदलाव होना शुरू हुआ, जब ऐसे जानवर आ गए जो घासों पर या हरे चारों पर जीवन व्यतीत कर सकते थे, तब मनुष्य का एक भय दूर हो गया। क्या दूर हो गया बच्चों? भाई पहले जो जानवर थे वो शिकारी जानवर थे, उनसे आदमी भी डरता था। लेकिन जब ऐसे जानवरों का विकास हो गया जो पूरी तरह से वनस्पतियों पर निर्भर थे, तो भाई वनस्पति खाने वाला जानवर आदमी को तो खाएगा नहीं, तो आदमी उसके नजदीक आने लगा। लेकिन वह शाकाहारी जानवर अन्य मांसाहारी जानवरों से डरा हुआ था। जैसे गाय बाघ से डरी होती है, शेर से डरी होती है, तो मनुष्य ने इस जानवर को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। अन्य बड़े जानवरों से या शिकारी जानवरों से इन जानवरों को क्या किया, बचाना शुरू किया। ठीक, तो ये जानवर मानव के नजदीक आना शुरू किए और मनुष्य जब ये जान गया कि ये जानवर आदमी के लिए हानिकारक नहीं है, तो ये आदमी माने आज उसके पास, यानी किसके पास, यानी जानवर के पास ये जो थोड़ा सा जुड़ना शुरू किया। ठीक, अब देखिए, लेकिन यहां पर एक बात और कही गई, यहां पर एक बात और बताई गई आपको कि मनुष्य ने कैसे अनुभव से चीजों को सीखा होगा। जब वो मैदानी क्षेत्रों में आया तो वो बीज को अंकुरित होते हुए देखा होगा, फिर उसको पकते हुए देखा होगा, उस बीज में पकने के बाद पत्तियों को झड़ते हुए देखा, उनके बीजों को पकते हुए देखा। तो कैसे एग्रीकल्चर के एक सिस्टम को वह देखकर अनुभव किया होगा। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष से भी ज्ञान अर्जित होता है, किताब से ही ज्ञान नहीं मिलता, देखकर अनुभव कर कर चीजों को सीखा जाता है। तो एग्रीकल्चर सिस्टम मानव के जीवन में या पशुपालन की जो व्यवस्था मानव के जीवन में विकसित हुई होगी बच्चों, वो अनुभव का कहीं न कहीं आधार रही होगी। लोगों ने अनुभव से सीखा होगा, अपने पूर्वजों से नहीं सीखा या किसी किताबी ज्ञान से नहीं सीखा, अनुभव से सीखा। ठीक है, तो यहां पर इस पैराग्राफ में यही बताने का प्रयास किया गया है। अब क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस, बताइए, आप ही लोग बताइए, सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? चलिए बच्चों बताइए कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया?
मेरी आवाज़ सुन रहे हो आप लोग? शीला कुमारी बताओ बेटा, सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया बच्चों? क्योंकि कुत्ते शिकारी जानवरों के को पकड़ते थे। चलिए ये बात तो थोड़ा सही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है बच्चों जिसमें स्वामी भक्ति की भावना सबसे अधिक होती है। यानी पालतू जीवन में माने ढल जाना, ठीक, और स्वामी के प्रति जो है भक्ति यानी स्वामी भक्ति की जो भावना ये कुत्तों में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बच्चों अन्य जानवरों में बहुत कम दिखाई देती है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए कह रहा है बसने की प्रक्रिया कैसे, मानो जो है मैदानी क्षेत्रों में आया होगा मनुष्य, कैसे जो है बच्चों बसना, बसने का मतलब क्या है? बसने का तात्पर्य आवास का निर्माण करने से है। बसने का तात्पर्य किससे है? आवास का निर्माण करने से। ठीक है, अभी तक मनुष्य आवास का निर्माण क्यों नहीं किया था भाई? अभी तक मानव ने आवास का निर्माण क्यों नहीं किया बच्चों? तो अभी तक मानव ने आवास का निर्माण इसलिए नहीं किया था क्योंकि अभी तक वो कहाँ रहता था? गुहाओं में रहता था। अभी तक वो कहाँ रहता था? गुहाओं में। ठीक, और ये गुहाएं कहाँ होती थी? पहाड़ों में होती थी। तो अभी तक वो प्राकृतिक आवासों में रहता था। अभी तक वो प्राकृतिक आवास में रहता था, यानी अभी तक वो कृत्रिम भवनों का निर्माण नहीं किया था, यानी आर्टिफिशियल अपने मकानों का निर्माण उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका आवास क्या होती थी? गुहाएं होती थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि वह मध्य पाषाण काल में ही आवासों का निर्माण क्यों करता बच्चों? चलिए देखिए, कह रहा लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को, बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर आपसे आईएसपीटी में पूछ ले कि क्वेश्चन बना दे कि बसने की प्रक्रिया का तात्पर्य किससे है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि बसने की प्रक्रिया का तात्पर्य किस बात से है? नंबर एक पशुपालन और कृषि उत्पादन, नंबर 2 आवासों का निर्माण, नंबर 3 दोनों, नंबर 3 न ए न बी। ये अगर आपसे विकल्प बना दिया जाए तो क्या आंसर आप करेंगे? देखिए यहां साफ साफ कहा बच्चों, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे या जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमार होने की संभावना कम होती है। ठीक है, यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए रखा जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली शुगर का है और कौन सा पालतू शुगर का है? बहुत अच्छी बात कह रहा है बच्चों, बहुत गहराई से जरा सोचिए क्या बात कह रहा है, गहराई से बात जरा सोचिए क्या बात कह रहा है। बात समझिए, जैसे जब आप दुल्हन देखने जाते हो अपने लिए, जब आप लड़की देखने जाते हो बच्चों ना, तो कई तरह से आप क्या करते हो? डिफ्रेंशिएट करते हो। ठीक, काले गोरे का भेद, लंबाई का भेद, तमाम तरीके की चीज़ें आप क्या करते हो? देखकर तब चुनाव करते हो। चुनाव का जो सबसे बड़ा आधार बेस होता है वो होता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा सूटेबल है।
तो यहां पर वही चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि मानव के जीवन में फसलों का और पशुओं के चुनाव की जो पद्धति है वो मनुष्य के उपयोगी जीवन के आधार थे। यानी जो चीजें मानव के जीवन के अनुकूल थी, जो चीजें मानव के जीवन को बेहतर बना सकती थी, मनुष्य ने उन चीजों को अपने जीवन में अपनाया। लेकिन उसने, आप कल्पना करिए कि कैसे उसके अंदर ये बौद्धिकता आई होगी कि किस जानवर को पाला जा सकता है, किस जानवर को नहीं पाला जा सकता, कौन सा जानवर उसे हानि पहुंचा सकता है, कौन सा जानवर उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। आज भी आप देखिए तो आप बच्चों शेर तो नहीं पालते लेकिन कुत्ता पालते हो, है कि नहीं भाई? लंगूर तो नहीं पालते लेकिन बंदर पालते हो। आप सांड तो नहीं पालते लेकिन गाय तो पालते हो। तो ये चीजें आपने कैसे सीखा? ये आपके पूर्वजों की देन है बच्चों। इसे आपके पूर्वजों ने डिफरेंशिएट किया कि कौन सा जानवर पालने लायक है, कौन सा जानवर पालने लायक नहीं है। चुनाव की क्या पद्धति है, यानी चुनाव की पद्धति, ये चुनाव की पद्धति जो है मध्य पाषाण काल के मानव में डेवलप हो चुकी है। फसलों की पद्धति में भी उसने इस बात को महसूस किया कि हमें वही फसल उगाना है जो फसल मौसम में अपने आप को सेफ रख सके। हमें ऐसी फसल नहीं उगाना है कि जो फसल मौसम थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो तो वो पूरी तरह से खराब हो जाए। उसने ऐसे फसलों के पीछे ही वर्क करना शुरू किया जो फसलें उत्पादन अंतिम रूप से उसे दे सके। उसने ऐसी फसल के पीछे वर्क नहीं किया कि जिससे उत्पादन ही न मिल पाए। तो कौन सी फसल उत्पादन करना है, कौन से जानवरों को पालतू बनाना है, किसे पालतू नहीं बनाना है, इस चुनाव की पद्धति को उसने अनुभव से सीखा होगा बच्चों। कैसे सीखा होगा? अनुभव से सीखा होगा। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं? बच्चों इस बात को आप लोगों ने समझा? शिवम सिंह, मेरी इस बात को आप लोग समझ गए बच्चों? हाँ, अनुराधा जी ने बहुत अच्छी बात कहा, राइट और रॉन्ग का अंतर। वेरी गुड बच्चों, कम से कम 50 के ऊपर कर दीजिए आप लोग। आज पहला दिन है तो कम से कम 50 के ऊपर तो होना चाहिए ना, मिनिमम बच्चों 50 के ऊपर होना चाहिए। अनुराधा बहुत अच्छी बात। देखिए तो राइट और रॉन्ग यानी सही और गलत, उपयोगी और अनुपयोगी, ये चीज़ों का फर्क करना बच्चों हमारे मध्य पाषाण कालीन मानव ने ही क्या किया? शुरू किया। यानी आज अगर हम इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पूर्वजों का एक बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ना? अब देखिए, कह रहा बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। अब ये 12,000 साल पहले, आप जानते बच्चों, ये 12,000 साल पहले कौन सा काल शुरू होता है? मध्य पाषाण काल। ठीक, जैसे पाषाण काल को 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं ना। ठीक है, पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, तो ये जो 12,000 बीसी है बच्चों, ये हमारा कौन सा काल है? पूरा पाषाण माने मध्य पाषाण काल। जैसे हमने आपको बार बार बताया ना कि पाषाण काल को आप कितने भागों में बांटते हो? पाषाण काल को आप, स्टोन एज को 3 भागों में आप बांटते हो। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक बच्चों। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक। ये बच्चों आपका नवपाषाण काल हो गया यानी नियोलिथिक काल हो गया। ठीक है, और ये पूरा पाषाण काल मेसोलिथिक, और ये है आपका 20 लाख बीसी से, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बच्चों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी। ठीक है, और ये 12,000 बीसी से आपका बच्चों 12,000 बीसी से इसे आप ले लीजिए 4,000 बीसी तक। ठीक है, और इसे आप 4,000 बीसी से आप 1,000 बीसी तक ले लीजिए। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आप नवपाषाण काल 7,000 बीसी भी प्राचीन पा जाओगे, जैसे मेहरगढ़, जैसे मेहरगढ़। ठीक, अब ये तो आप जानते हो। तो अब जो भी आप पढ़ रहे हो इस समय करंट में, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो बातें किस काल की हो रही हैं?
वो बातें हो रही बच्चों मेसोलिथिक काल की, यानी मध्य पाषाण काल की बातें हम आपसे कर रहे हैं। जो जिस परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं वो परिवर्तन आपके मेसोलिथिक काल का है, यानी मध्य पाषाण काल का है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, तो इसको भी आप जानते हैं बच्चों, यानी पैलियोलिथिक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। ये सब बढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। तो आज जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर, ये 3rd चैप्टर आपके पाषाण काल के किस ड्यूरेशन से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा बच्चों आपके मेसोलिथिक काल से। ठीक है, ये किस काल से जुड़ा है? मेसोलिथिक काल से जुड़ा है। ठीक, तो जिस परिवर्तन और संक्रमण को आप पढ़ रहे हैं, जिस परिवर्तन और संक्रमण को बच्चों आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो है परिवर्तन आपके किस काल से है? ये परिवर्तन आपके मेसोलिथिक काल से है। ठीक है, देखिए खैर वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। अगर हम बसे न होते बच्चों, तो क्या हमारा जो आज का जो जीवन है, जो हमारी 21वीं सदी जो है, जो हमारी सभ्यता वर्तमान में जिस रूप में हमें दिख रही है कि जहां मनुष्य एक उत्पादक है, मनुष्य प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक, यानी समाज को, यानी कहीं न कहीं आपके इस वर्तमान सोसाइटी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो क्या इस तरह का परिवर्तन या इस तरह की व्यवस्था हो पाती अगर हमारे पूर्वज इस व्यवस्था का डेवलप न किए होते? तो कहीं न कहीं हम अपने पूर्वजों की ऋणी हैं कि नहीं है बच्चों? हम अपने पूर्वजों की ऋणी है। और सौभाग्य से अगर इतिहास न होता तो क्या आप इन चीज़ों को जान पाते कि इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को किसने डेवलप किया? तो जो लोग कहते हैं इतिहास अनुपयोगी है, इतिहास का बच्चों आपके लाइफ में ही नहीं बल्कि आपके पूरे सिस्टम में बहुत ही महत्व है। ये सिखाता है आपको कि कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था अगर विकसित हुई है तो कैसे हुई है, कोई भी चीज़ अगर आया है तो कैसे आया। भले ही वो विज्ञान का डेवलपमेंट क्यों ना हो बच्चों, लेकिन विज्ञान का भी अपना एक इतिहास है। विज्ञान बिना इतिहास के नहीं है भाई। अगर हमें ये समझना होगा कि जीरो का आविष्कार कैसे हुआ, पाई का विकास कैसे हुआ, गणित का विकास कैसे हुआ, खगोल की कैसे आई, तो क्या आप बिना इतिहास के जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। अगर इतिहास न होता तो विज्ञान के डेवलपमेंट को क्या संरक्षित किया जाता? नहीं किया जाता। तो इतिहास जो है वो बहुत ही उपयोगी विषय बच्चों। ठीक, आइए देखिए, तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में कौन सी है? गेहूं और जौ। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में कौन सी फसल है? जौ। और जब आपसे पूछा जाता है कि वैदिक काल में सबसे पहली फसल कौन सी है जिसका उपयोग आता है, तो जौ। वहां पर वैदिक काल में ऋग्वेद में जौ को बच्चों यव कहा गया है। जौ को क्या कहा गया है? यव। यव माने जौ, वहां पर यव मतलब जौ। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किन फसलों का उत्पादन किया गया, तो गेहूं और जौ। ठीक है, और यही आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे प्रमुख फसलों में माने जाते हैं। ठीक है, और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में क्या है बच्चों? जानवरों में कुत्ते के बाद, यानी पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। ठीक, कुत्ते के बाद जो है अन्य जानवर हुए बच्चों। अब देखिए, कह रहा है कि तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखिए। बोना मतलब जानते हैं? किसी पौधे के बीज को बो कर देखिए, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लगता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाते हैं तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है बच्चों। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों को उनकी सुरक्षा करने और बहुत से काम शामिल होते हैं। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है। ठीक, इस लाइन से क्या सीखा आपने? इस लाइन ने बहुत बड़ा मैसेज आपको दिया है। जरा ध्यान समझिए, एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाता है। इस चारों लाइन का, पांचों लाइन का सिर्फ एक सा मतलब है, यानी ये बताना चाह रहा है कि एक नवीन जीवन शैली। एक नवीन जीवन शैली का मतलब कि भाई इसके पहले जो मानव था वो क्या था बच्चों? शिकारी था। पहले का मानव कैसा था? शिकारी था। अगर शिकारी था तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। भाई अस्थाई जीवन नहीं था। जीवन क्या था? अस्थाई नहीं था। भाई शिकारी था तो शिकारी का मतलब क्या हुआ? घुमंतु प्रवृत्ति का था।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता था, विचरण करता था बच्चों। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करेगा तो उसे आवास के निर्माण की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उसे आवास की जरूरत नहीं है, तो वो अभी जो है आवास का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है, उसे आवास अभी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जब उसने अपनी जीवन शैली बदल लिया, कह रहा नवीन जीवन शैली, नवीन जीवन शैली का संबंध किससे है, उत्पादन से है। नवीन जीवन शैली क्या है, उत्पादन से जुड़ गई। अब नवीन जीवन शैली जब उत्पादन से जुड़ गई तो अब उत्पादन किसका होगा, कृषि का होगा, ठीक। जब कृषि का उत्पादन होगा तो भाई जब फसल तुम बोओगे तो क्या छोड़कर उसे भाग जाओगे बच्चों। आप जब अनाज बोते हो तो क्या उसे छोड़कर चले जाते हो, नहीं जाते हो ना। तो क्या करोगे भाई, अनाज जब आप बोओगे तो कम से कम 4 माह 5 माह 6 माह साल भर आप वहां रुकोगे अनाज को उत्पादन करने के लिए, उसको काटने के लिए। तो क्या करोगे, जब रुकोगे तो अनाज कहाँ बोओगे, मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ पर तो नहीं बोओगे ना। अनाज बोने के लिए आप मैदानी क्षेत्र में आओगे। तो पहला परिवर्तन तो आपने ये किया कि जो आवास आपका पहले गुफाएं थी, अब गुफाओं से क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र में आए। तो मैदानी क्षेत्र में आओगे तो 1-2 दिन के लिए तो आए नहीं हो, कृषि करने आए हो ना, तो यहां रुकोगे। अब ये जंगली क्षेत्र है, अकेले नहीं आओगे, यहां भी अभी खतरनाक जानवर है। ऐसा तो नहीं सारे जानवर खत्म हो गए जो मांसाहारी थे, अभी भी वो हैं भाई, शेर बाघ अभी भी हैं। तो यहां आओगे तो समूह में आओगे, समूह में आओगे तो क्या बनाओगे, आवास। क्या बनाओगे, आवास। तो जब आपने आवास बना लिया, जब आपने जब आपने बच्चों एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप कर लिया, यानी अपनी जीवन शैली को आपने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया, तो अब आपका जीवन घुमंतु होगा। अब मुझे बताइए क्या आपका जीवन घुमंतु रह जाएगा बच्चों, अब आपका जीवन क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थाई। यानी वही चीज ये आपको पूरी तरह से बता रहा है। यानी इस नवीन सिस्टम ने, नई शैली ने बच्चों आपकी पूरी जीवन शैली को ही क्या किया, बदल दिया, ठीक है। आपकी जीवन पद्धति को बच्चों क्या किया, बदल दिया। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो कैसे सिस्टम चेंज हुआ, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। भाई उस समय देखिए, पहले आज की तरह बच्चों जेनेटिक मॉडिफाइड बीज तो थे नहीं। पहले क्या था, संकर बीजों का उपयोग किया जाता था। एक साल आपने अगर गेहूं का उत्पादन कर लिया तो उसी में से आपको दूसरे साल के लिए भी गेहूं को क्या करना है, रखना है। तो उसको संरक्षित करना और फिर अगले साल के लिए भी उसको बचा कर रखना बच्चों, ये कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों की ही देन है, ठीक है। तो ये बच्चों कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों की ही क्या है, देन है, ठीक। बात समझेंगे नहीं। तो उस समय का जो सिस्टम था, ये बेटा अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी है, अभी ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, अभी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बच्चों। हाँ, आज से स्टार्ट किया हूँ और आप लोग अगर इसी तरह का उत्साह बनाए रखेंगे तो इसे रेगुलर कंटिन्यू रखूँगा। ये कल भी रहेगी, ठीक है बच्चों, ये कल भी रहेगी, ठीक, ये कल भी रहेगी। हाँ देखिए, तो थोड़ा सा इसे आगे कर दे, आगे तक कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए, तो मनुष्य ने क्या किया बच्चों, अब संकर बीज की पद्धति पैदा किया। संकर बीज क्या होते हैं, जैसे आपने उत्पादन इस साल कर लिया तो अगली साल बीज आप कहाँ से लाओगे, उसी उत्पादन में से एक हिस्सा क्या किया जाता था, रख लिया जाता था, ताकि अगली साल जो है फसल के रूप में यानी बीज के रूप में उसका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, ठीक है। इसलिए लोगों को इनकी भंडारण की बात सोचनी पड़ी। यानी यहाँ पर ये समझा रहा है कि भंडारण की संकल्पना कैसे मानव के दिमाग में आई, मनुष्य के दिमाग में भंडारण की या संग्रहण की मानसिकता पैदा कैसे हुई। तो वो पैदा हुई बच्चों बीज के रूप में। भंडारण की भावना, भंडारण की संकल्पना मनुष्य के अंदर कैसे आई, माने कैसे उसने सोचा कि नहीं कुछ हमें अधिशेष के रूप में रखना चाहिए। ये अधिशेष की संकल्पना कैसे आई, तो ये आई बच्चों अगले साल बीज बोने की जरूरत के हिसाब से। यानी अगले साल बीज बोने के लिए यानी बीज के रूप में रखने के लिए उसने कुछ अनाज अलग रखना शुरू किया। यहीं से भंडारण की संकल्पना पैदा होती है। और
इसी को आगे बच्चों क्या करेगा, वो अधिशेष में कन्वर्ट करेगा। ये भंडारण जो है वो मैक्सिमम कर देगा। जब यही भंडारण मैक्सिमम होने लगेगा तो यही क्या हो जाएगा, व्यवसाय को जन्म दे देगा। जब भंडारण अधिक होने लगेगा तो यही भंडारण अधिशेष उत्पादन में हो जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा चीजें जब होने लगेंगी तो विनिमय का जन्म होगा, और विनिमय से बाजार बनेगा, बाजार से क्या बनेगा, शहर, शहर से नगर। ठीक, तो वही यहां पर कह रहा है, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। जब भंडारण की संकल्पना पैदा हुई बच्चों, तो भंडारण क्या हाथ में करोगे, मिट्टी के अंदर करोगे, उसके लिए कोई क्या चाहिए, पॉटरी चाहिए, उसके लिए टेराकोटा चाहिए बच्चों। तो मिट्टी का बर्तन बनाओगे, सोना चांदी तो है नहीं, तो क्या बनाओगे आप, मिट्टी का बर्तन। तो अब यहां पर एक नई परंपरा पैदा होगी जिसे आप कहते हो मृदभांड। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, और अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो एक एक सिस्टम जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को क्या कर रही है, बदल रही है। ठीक है, तो एक नई परंपरा पैदा हुई, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा। ठीक है, अब कह रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, कह रहा कि क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए। तो इसका प्रश्न आप सोचिए बच्चों, क्या आंसर होगा इसका। कह रहा चलते फिरते खाद्य भंडार। भाई जीवन अस्थाई नहीं था, जब जीवन अस्थाई नहीं है तो क्या भंडारण किसी एक स्थान पर होता होगा? जैसे सिंधु सभ्यता में आप देखते हैं कि बड़े बड़े अन्नागार बनाए जाते थे। ठीक, तो उस तरह की चीजें क्या यहाँ पे संभव थी? नहीं थी बच्चों। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है भाई, पहली बात तो उत्पादन अभी इतना ज्यादा नहीं है, और दूसरा जीवन भी अभी बहुत अस्थाई नहीं है। अभी क्या है, चलो 10 किलो 15 किलो अगर उत्पादन कर लिए, उसको एक मिट्टी के बर्तन में भरकर लेके वहां से चल दिए, है कि नहीं। कह रहा है कि जानवर बच्चे देते हैं जिसमें उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत भी है जानवर, उसका मांस भोजन का अंग भी है, और आपके डेयरी उद्योग को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। यही नहीं, जानवरों को हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के और भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किन किन रूपों के लिए हो रहा बच्चों। ठीक है, तो आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो कल बच्चों यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि पहली बार जब कृषक जीवन का शुरू हुआ, यानी एग्रीकल्चर मानव जब पैदा हुआ, यानी कृषक जीवन की जब शुरुआत हुई, तो वह कृषक कैसा था, उसका जीवन कैसा था, प्रारंभिक किसानों की क्या विशेषताएं थी। आज का किसान और उस समय के किसान में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि वर्तमान किसान और हमारे प्रारंभिक किसान, जो पहला मानव किसान था, उसकी क्या विशेषताएं थी, और आज का किसान कितना मॉडिफाइड है। दोनों में हम तुलना करके समझने की कोशिश बच्चों करेंगे। ठीक है, तो ये